बहुत समय पहले की बात है। कुंतल देश के महाराज राजा रणजीत सिंह बहुत ही धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। महाराज जनता के हितैषी थे। उनके राज्य में से किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उनके पूरे राज्य में समस्त जनता सुखी थी। महाराज को शादी के कुछ वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन भगवान के प्रति गहरी आस्था होने के कारण वह इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं होते थे। वह अपने जीवन का कुछ समय साधु संतों की सेवा में गुजारने में विश्वास रखते थे। एक दिन उनके महल में एक साधु महात्मा आए। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। महात्मा ने जाने से पहले उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। महात्मा के आशीर्वाद से उन्हें 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। समय के साथ सातों राजकुमार बड़े हुए। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास भेज दिया गया, जहां उन्होंने हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। सातों राजकुमार वीर, पराक्रमी और सुंदर थे। वे सातों आपस में भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज बहुत दिनों के बाद महाराज के बेटे अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके राजमहल आ रहे थे। राजकुमारों के स्वागत में पूरा राज्य दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों ओर फूलों की सजावट की गई थी। रंगीन पताकाओं और झालरों से पूरा राजमहल सजा हुआ था। महाराज रणजीत सिंह अपने मंत्रीगणों के साथ अपने कक्ष में बैठे उनके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी कक्ष में एक दरबान आता है और महाराज की जय जयकार करते हुए कहता है, महाराज, महारानी ने आपको प्रवेश द्वार पर बुलाया है, क्योंकि सातों राजकुमार राजमहल के प्रवेश द्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। महाराज ये समाचार सुनकर खुश हो जाते हैं और अपने मंत्रीगणों की ओर देखते हुए कहते हैं कि चलिए उनका स्वागत किया जाए। महाराज और सभी मंत्रीगण राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि सातों राजकुमार रथों पर सवार होकर राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। राज्य की जनता अपने घरों की छत से उन पर फूल बरसा रही है। चारों तरफ राजकुमारों की जय जयकार हो रही है। महल के प्रवेश द्वार पर महारानी उनके स्वागत में अपने हाथों में आरती का थाल लिए खड़ी है। सातों राजकुमार रथों से उतरते हैं और अपने माता पिता के चरण छूते हैं। महारानी उनकी आरती उतारती है। महाराज खुशी से कहते हैं, मेरे वीर राजकुमारों, आप सभी का स्वागत है। आइए, अंदर आइए। महारानी कहती है, मैं आज कितने दिनों बाद अपने पुत्रों को देख रही हूँ। भगवान इनको बुरी नज़र से बचाए। सभी लोग राजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं। पूरे राजमहल में चारों ओर खुशी का माहौल बन जाता है। वैसे तो सभी राजकुमार सुंदर, सुशील और वीर थे, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार विक्रम सिंह सबसे ज़्यादा दिलेर, होशियार और पराक्रमी था। सभी राजकुमार काफ़ी समय के बाद महल में आए थे, इसीलिए महल में खूब चहल पहल थी। सभी ने मिलकर भोजन का आनंद लिया। खाना खाते समय महाराज अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं कि आज बहुत समय बाद अपने सभी बच्चों के साथ भोजन कर रहा हूँ। आज ये भोजन इतना स्वादिष्ट लग रहा है। महारानी भी उनसे कहती है, महाराज, आप सही कह रहे हैं। उसके बाद काफ़ी देर तक वे सभी आपस में बात करते रहते हैं और फिर सभी अपने कक्ष में सोने चले जाते हैं। अपने कक्ष में पहुंचने के बाद महारानी महाराज से कहती है, महाराज, अब हमारे पुत्र विवाह योग्य हो चुके हैं, इसीलिए उनके विवाह के विषय में हमें सोचना चाहिए। महारानी की बात से सहमत होते हुए महाराज कहते हैं, महारानी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें भी जल्द से जल्द राजकुमारों का विवाह करके कर्तव्य मुक्त होना चाहिए। हम कल ही राजपुरोहित जी से कहकर उन्हें सुयोग्य राजकुमारियां ढूंढने के लिए कहते हैं। अगले दिन महाराज राजपुरोहित जी को महल में बुलाकर कहते हैं, पुरोहित जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे राजकुमारों के लिए सुयोग्य राजकुमारियां ढूंढें। राजा की बात सुनकर राजपुरोहित कहते हैं, महाराज, राजकुमारों के लिए मेरी दृष्टि में कई राजकुमारियां हैं।
राजकुमारों की ख्याति सुनकर कई देशों के राजा अपनी पुत्रियों का विवाह हमारे राजकुमारों के साथ करना चाहते हैं। राजपुरोहित की बात सुनकर महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप जल्द से जल्द महारानी को उन सभी राजकुमारियों का विवरण दे दीजिए, वे ही पसंद करेंगी। पुरोहित जी कहते हैं, महाराज जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद पुरोहित जी महाराज से आज्ञा लेकर राजमहल से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजगढ़ के महाराज अपनी पुत्रियों का रिश्ता महाराज रणजीत सिंह के यहाँ भिजवाते हैं। तो पुरोहित जी महाराज को जाकर बताते हैं कि महाराज, राजगढ़ के महाराज अपनी तीनों पुत्रियां और अपने भाई की तीनों पुत्रियों का विवाह राजकुमारों के साथ करना चाहते हैं। मैंने कुंडली मिलान भी कर लिया है। महाराज, सभी राजकुमारों की कुंडली मिल गई है। महाराज खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद पुरोहित जी कहते हैं, क्षमा कीजिएगा महाराज, सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह के विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है, इसीलिए उनका विवाह अभी संभव नहीं है। थोड़ी देर विचार करने के बाद महाराज कहते हैं, कोई बात नहीं राजपुरोहित जी, आप राजगढ़ के महाराज को हमारा संदेश भिजवाइए और कहें कि हमें रिश्ता मंजूर है। इसके साथ ही महाराज अपने महामंत्री को विवाह की तैयारी करने का आदेश देते हैं। महाराज की आज्ञा से पूरे राज्य में विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। पूरा राजमहल फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। चारों तरफ दास दासियां भाग भाग कर काम कर रहे थे। मंत्रीगण अपनी देखरेख में सब तैयारियां करवा रहे थे। उधर महल में सातों राजकुमार तैयार हो रहे थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। तीसरे नंबर का राजकुमार सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह को छेड़ते हुए बोला, बड़े भैया, सबसे अच्छी किस्मत तो विक्रम की है। देखो, ये बलि का बकरा बनने से बच गया। तभी चौथे नंबर का राजकुमार बोला, हाँ भाई, अब हमसे तो आज़ादी छिन जाएगी। और सभी भाई हंसने लगे। राजकुमार विक्रम सिंह बोला, भाइयों, शादी तो मैं भी करूँगा, लेकिन मेरी शादी किसी बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी से होगी। दूसरे नंबर का राजकुमार बोला, अच्छा जी, तुम ऐसी कौन सी फूलमती रानी लाओगे? विक्रम सिंह थोड़ा आश्चर्य से बोला, फूलमती रानी? ये फूलमती रानी कौन है? जब तक दूसरे नंबर वाला राजकुमार जवाब देता, एक दासी वहां आ गई और बोली, राजकुमारों को दासी का प्रणाम। आप सभी को महाराज बुला रहे हैं। बारात निकलने का समय हो रहा है। सबसे बड़े राजकुमार बोले, हम सभी तैयार हैं, अभी पहुंचते हैं। दासी वहां से चली जाती है। राजकुमार बाकी राजकुमारों की तरफ देखकर बोले, चलिए जल्दी कीजिए, हम लोगों का इंतजार हो रहा है। सभी राजकुमार तैयार होकर बारात लेकर निकलते हैं। सभी लोग तैयार होकर राजगढ़ पहुंचते हैं। 6 राजकुमारों का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न होता है। 6 राजकुमार अपनी पत्नियों को लेकर अपने कुंतल देश पहुंचते हैं। वहां राज्य में राजकुमारों और उनकी पत्नियों का जोरदार स्वागत होता है। महारानी अपनी सभी बहुओं को लेकर राजमहल में आती हैं और रीति रिवाज पूरे करवाती है। सभी बहुत खुश होते हैं। ऐसी ही हंसी खुशी से समय व्यतीत होता है। एक दिन महारानी अपने मन की इच्छा महाराज को बताती है। महारानी कहती है, महाराज, हमने अपने कर्तव्य पूरे कर लिए हैं। क्या हम कुलदेवी के दर्शन और कुछ तीर्थ स्थान दर्शन कर आए? महारानी की बात सुनकर महाराज कहते हैं, महारानी, विचार तो उत्तम है, लेकिन अभी हमारे सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह का विवाह होना बाकी है। अभी हम तीर्थ पर कैसे चल सकते हैं? महारानी कहती है, महाराज, मैं जानती हूँ, लेकिन राजपुरोहित जी ने अभी छोटे राजकुमार के विवाह का कोई योग नहीं बताया है। हम कुछ दिन बाद लौट ही आएंगे। मेरा मन कुलदेवी के दर्शन को बहुत कर रहा है। महाराज महारानी की बात से सहमत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, ठीक है महारानी, हम कल ही मंत्री जी से कहकर तीर्थ यात्रा की तैयारी करवाते हैं। अगले दिन यात्रा की पूरी तैयारी कर महाराज और महारानी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। जाते समय वे बड़े राजकुमार और उनकी पत्नी को राज्य और राजमहल की जिम्मेदारी सौंपते हैं और बाकी बेटे और बहुओं का ध्यान रखने की हिदायत देकर चले जाते हैं।
महाराज और महारानी के महल से जाने के बाद सबसे बड़े राजकुमार की पत्नी अपने देवर और देवरानियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन तीसरे और चौथे नंबर की रानी आपस में बात कर रही थी। राजकुमार विक्रम सिंह के बारे में बात कर रही थी। तीसरी रानी कहती है, छोटे राजकुमार विक्रम तो बड़े घमंडी है। जब भी उनके विवाह की बात करो तो कहते हैं आप सभी से सुंदर रानी लाऊंगा। चौथी रानी कहती है, आप ठीक कहती हो, वह तो ऐसे कहते हैं जैसे वे रानी फूलमती को ब्याह कर लाएंगे। इसके बाद वे दोनों रानियां जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। उनकी सभी बातें राजकुमार विक्रम ने सुन ली, परंतु वे इस बात पर मुस्कुरा कर रह गए। दूसरे दिन सभी राजकुमार भोजन कर रहे थे, परंतु राजकुमार विक्रम वहां नहीं थे। बड़े राजकुमार ने पूछा तो दासियों ने बताया कि छोटे राजकुमार विक्रम महल में नहीं है। भोजन के बाद सभी अपने कक्ष में आराम के लिए चले गए। वैसे तो सबसे बड़ी रानी सभी का बहुत ध्यान रखती थी, पर आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने तीसरी और चौथी रानी से कहा, देखो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप लोग राजकुमार विक्रम के आते ही उन्हें भोजन करा देना। यह कहकर सबसे बड़ी रानी अपने कक्ष में चली गई। दोनों रानियां राजकुमार विक्रम के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद विक्रम सिंह आ गए। उसने भोजन परोसने को कहा। दासियां भोजन परोसने लगी। तभी तीसरी रानी और चौथी रानी की ओर देखने के बाद विक्रम से बोली, क्यों राजकुमार जी, आप कहाँ थे? सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार विक्रम भोजन करते हुए बोले कि हम जंगल गए थे। तभी मजाक करते हुए चौथी रानी बोली, राजकुमार जी जंगल में क्यों? क्या जंगल में अपने लिए सुंदर पत्नी ढूंढने गए थे? ये बोलकर दोनों रानियां हंसने लगी। राजकुमार विक्रम समझ गया कि ये दोनों मेरी हंसी उड़ा रही हैं। वह भी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, हाँ, मैं फूलमती रानी को ढूंढने गया था। यह सुनकर दोनों रानियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। राजकुमार फिर बोला, देखना भाभी, आपकी देवरानी तो फूलमती रानी ही बनेगी। यह कहकर राजकुमार विक्रम वहां से चला गया। शाम का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार विक्रम अपने कक्ष के छज्जे में खड़े थे और कुछ सोच रहे थे। तभी बड़ी रानी आई और बोली, राजकुमार विक्रम, ठंडी हवा का आनंद लिया जा रहा है। राजकुमार विक्रम चौंक कर पलटे और बोले, अरे भाभी, आपकी तबीयत अब कैसी है? बड़ी रानी ने उत्तर दिया, आप ठीक हो। माफ़ कीजिएगा, आज हम आपको भोजन नहीं करवा सकी। राजकुमार विक्रम बोले, अरे नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं। बड़ी रानी बोली, अच्छा चलिए बताइए, आप यहाँ खड़े क्या सोच रहे थे? राजकुमार विक्रम बोला, मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए देवरानी ले ही आऊँ। बड़ी रानी बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है हमारे देवर ने हमारी देवरानी ढूंढ ली है। कौन है वो? राजकुमार विक्रम शर्माते हुए बोले, राजकुमारी फूलमती। बड़ी रानी चिंतित होते हुए बोली, राजकुमार, आप यह क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। विक्रम ने पूछा, क्यों भाभी, यह क्यों नहीं हो सकता? आखिर ऐसी क्या परेशानी है? बड़ी रानी राजकुमार को समझाते हुए बोली, विक्रम, आप नहीं समझोगे। राजकुमारी फूलमती से विवाह करना आसान नहीं है। वह 7 समंदर पार रहती है। इतनी दूर जाना आसान नहीं है। रास्ते में चोर, लुटेरे, जंगली जानवर और माया भी मिलेंगे। आप इन सब से कैसे निपटेंगे? राजकुमार विक्रम बोला, भाभी, मैंने तो प्रण कर लिया है। अब चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर अब मैं राजकुमारी फूलमती को पाकर ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर चिंतित होते हुए बड़ी रानी बोली, विक्रम, ये पागलपन है और मैं तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालने दूंगी। इसके लिए मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगी। और यह कहकर बड़ी रानी अपने कक्ष में चली गई। रात गुजर गई। दूसरे दिन राजकुमार विक्रम ने अपने सबसे बड़े भाई को अपनी इच्छा बताई और जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सबसे बड़े राजकुमार ने विक्रम को जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे भी नहीं चाहते थे कि राजकुमार विक्रम की जान किसी भी संकट में पड़े। लेकिन विक्रम ने मन में ठान ही लिया था। वे चुपचाप अपने कक्ष में आ गया और राजकुमारी फूलमती के देश में जाने की तैयारी करने लगा।
दिन भर योजना बनाने के बाद रात का इंतजार करने लगा। उसने अपनी योजना अपने परम मित्र चंदन को बताई। चंदन सेनापति का पुत्र था और बचपन से ही राजकुमार विक्रम का मित्र था। वैसे तो वह बहुत ही डरपोक था, पर अपने मित्र पर कोई संकट नहीं आने देना चाहता था। उसने राजकुमार विक्रम को बहुत समझाया, लेकिन विक्रम के ना मानने पर उसने भी उसके साथ चलने की जिद कर ली। हार कर राजकुमार विक्रम को उसे अपने साथ रखना पड़ा। अब दोनों मित्रों ने चलने की योजना बनाई और रात गहराने का इंतजार करने लगे। रात गहराते ही विक्रम और उसका दोस्त चंदन निकलने को तैयार हुए। विक्रम ने बाकी भाइयों के कमरे में देखा, वे सब गहरी नींद में सो रहे थे। दरबान भी झपकी ले रहे थे। दोनों दोस्त चुपचाप अपने घोड़े लेकर राजमहल से निकल गए। जैसे ही वे अपने राज्य की सीमा से बाहर हुए, उन्होंने अपने घोड़े तेज दौड़ा दिए। बहुत समय तक वे लगातार चलते रहे और चलते चलते वह थक गए। चंदन हंसते हुए बोला, राजकुमार, अब और नहीं चला जाता, बहुत थकान हो गई है। राजकुमार विक्रम भी थोड़ा थकान भरे लहजे में बोले, हाँ मित्र, थक तो गए हैं, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। राजकुमार और उसका मित्र दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह हो गई, चिड़िया चहक रही थी, पशु पक्षी विहार कर रहे थे। राजकुमार विक्रम अंगड़ाई लेते हुए उठे। उसने चंदन को देखा तो चंदन मुंह खोले सो रहा था। चंदन को देखकर राजकुमार विक्रम को एक शरारत सूझी। उसने चंदन की नाक में एक पत्ता उठाकर घुसाया तो चंदन हड़बड़ा कर उठ गया और बोला, मित्र, ये क्या मजाक है? क्या किसी को ऐसे जगाते हैं? राजकुमार हंसने लगा और बोला, जागो मेरे दोस्त, चलो सुबह हो गई है, हमें अभी बहुत दूर चलना है। चंदन रूठते हुए बोला, मित्र, रात भर तो चले हैं, अब तो जो कुछ भी करेंगे खा पी कर करेंगे। हाँ, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। विक्रम हंसते हुए बोला, ठीक है मित्र, चलो खाने की कुछ व्यवस्था देखते हैं। चलो देखते हैं, शायद आगे कोई गांव मिल जाए। वे थोड़ी दूर चले कि उनको एक गांव दिखाई दिया। दोनों ने ये बात तय की थी कि हम लोग किसी को अपनी पहचान नहीं बताएंगे, एक साधारण यात्री बनकर ही हम लोगों से मिलेंगे। दोनों गांव के अंदर पहुंचे। उन्हें एक गांव वाला मिला। चंदन ने उनसे खाने पीने की जगह पूछी। गांव वाले ने एक घर की तरफ इशारा किया और चला गया। राजकुमार विक्रम और चंदन दोनों उस घर की तरफ चल दिए। दोनों मित्र उस घर के सामने खड़े हो गए। घर कच्चा था, फूस का छप्पर पड़ा हुआ था। मिट्टी से पुती दीवारें थी। बाहर आंगन में एक और रंग बिरंगे फूल खिले थे। दूसरी तरफ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। जब वह चंदन को कोई नहीं दिखाई दिया तो चंदन ने आवाज लगाकर पूछा, घर में कोई है? कोई है क्या? उसकी आवाज सुनकर अंदर से एक दुबला पतला सा लड़का बाहर निकला। देखने में वह लड़का कम, लड़की ज्यादा लग रहा था। वह लड़कियों जैसी महीन आवाज में बोला, कहिए क्या काम है? चंदन मुस्कुराते हुए बोला, जी हम लोग यात्री हैं, बहुत दूर से आए हैं, हमें भोजन चाहिए। लड़के ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, ठीक है, आपको यहाँ भोजन तो मिलेगा, परंतु आपको उसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर राजा विक्रम और चंदन दोनों ने हामी भर दी। लड़के ने उनको स्नान आदि के लिए जगह बता दी और खुद भोजन की तैयारी करने लगा। थोड़ी देर बाद ही भोजन तैयार हो गया और वे लोग भोजन करने लगे। बात करते हुए लड़के ने उनका यात्रा का कारण पूछा तो विक्रम ने उसे ये सब कह सुनाया। यह सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गया और बोला, देखिए, राजकुमारी फूलमती के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसमें जान का खतरा है, रास्ता भी बहुत ही खराब और दुर्गम है। राजकुमार विक्रम ने कहा, मित्र, अब तो मैंने पक्का निश्चय कर लिया है कि विवाह तो राजकुमारी फूलमती से ही करूँगा। भोजन करने के बाद दोनों मित्र सो गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन लोगों ने चलने की आज्ञा मांगी। लड़का बोला, मित्रों, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। चंदन बोला, मित्र, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, हम बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं,
हम तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। राजकुमार विक्रम ने सहमति जताई, पर वह लड़का उनकी बात नहीं माना। उसने बताया कि वह भी तलवार चलाना और घुड़सवारी करना जानता है। शायद मैं आपकी मदद भी कर सकूंगा। उसकी बार बार जिद करने पर वह लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने खाने पीने का सामान बांधा और अपने अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गए। चलते चलते वे तीनों एक घने जंगल में पहुंचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थी। कलकल करती नदी भी बह रही थी। उस नदी के किनारे पर वे तीनों आराम करने के लिए अभी बैठे ही थे कि तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। राजकुमार विक्रम आवाज़ की दिशा में दौड़ा। आवाज़ का पीछा करते हुए वह और भी घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बकरी शेर की चपेट में है। राजकुमार विक्रम यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि वह आवाज़ तो किसी लड़की की आ रही थी। इतने में वह बकरी फिर चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमार विक्रम ने फुर्ती से शेर पर वार कर दिया। थोड़ी ही देर में शेर ढेर हो गया। बकरी मिमियाते हुए राजकुमार के पास आई। राजकुमार विक्रम के पास आते ही वह बकरी एक सुंदर परी में बदल गई। विक्रम उसे देखता ही रह गया। उसने राजकुमार विक्रम से कहा, आपने मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? विक्रम बोला, मैं कुंतल देश का राजकुमार विक्रम हूँ और मैं राजकुमारी फूलमती से विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। परी ने कहा, राजकुमार विक्रम, आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आप बहुत ही कठिन कार्य के लिए जा रहे हो, इसीलिए मैं आपको एक जादुई अंगूठी दे रही हूँ। इस अंगूठी की खासियत ये है कि जब भी आप इसे पहनेंगे आप गायब हो जाएंगे और किसी को नहीं दिखेंगे। ये अंगूठी लो, ये आपके काम आएगी। राजकुमार विक्रम उस अंगूठी को पाकर बहुत खुश हुए और उसने परी को धन्यवाद दिया। परी हाथ हिलाते हुए आसमान में उड़ गई। तभी चंदन और वह लड़का राजकुमार विक्रम को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और बोले, राजकुमार, आप यहाँ चले आए। हम आपको पूरी जंगल में ढूंढ रहे थे। राजकुमार विक्रम ने उनको परी वाली बात बताई और वे जादुई अंगूठी भी दिखाई। अंगूठी देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। चंदन बोला, चलो राजकुमार, इस अंगूठी को परख कर देखते हैं। उसकी बात मानकर राजकुमार विक्रम ने वे अंगूठी पहन ली और अंगूठी पहनते ही विक्रम अदृश्य हो गए। दोनों विक्रम विक्रम चिल्लाने लगे। अंगूठी उतारते ही राजकुमार विक्रम उन्हें फिर से दिखने लगे। यह देखकर तीनों बहुत खुश हुए। वे लड़का बोला, राजकुमार, ये अंगूठी आपके बहुत काम आएगी। इसके बाद वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे के सफर पर चल दिए। चलते चलते वह लोग बहुत दूर निकल आए थे। आगे उनको बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिखाई दी। पहाड़ियों पर घोड़े पर सवार होकर चलना कठिन हो रहा था, इसीलिए वे तीनों घोड़ों की लगाम पकड़कर आगे चलने लगे। यह पहाड़ी इलाका डाकुओं के लिए कुख्यात था। वे तीनों पहाड़ियों पर अभी कुछ ही दूर गए थे, तभी अचानक डाकुओं ने हमला बोल दिया। इस अचानक हुए हमले से पहले तो वो तीनों घबरा गए, लेकिन जल्द ही संभल गए। उन तीनों ने अपनी तलवारें निकाल ली और डाकुओं से भिड़ गए। डाकू संख्या में ज्यादा थे, फिर भी तीनों बराबर उनसे मोर्चा लिए हुए थे। अचानक लड़ते हुए राजकुमार विक्रम को अंगूठी की याद आती है। लड़ते लड़ते मौका पाकर वे उस अंगूठी को अपनी जेब से निकालकर पहन लेते हैं। पलक झपकते ही वे गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद वे एक डाकू पर हमला कर देते हैं, लेकिन जब डाकू पीछे देखता है तो उसे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उस डाकू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। वह फिर अपने चारों ओर मुड़कर देखता है, अब भी उसको कोई दिखाई नहीं देता। अब तो वह डाकू बुरी तरह से डर जाता है और डर कर वहाँ से भागने लगता है। फिर राजकुमार विक्रम दूसरे डाकू की तरफ बढ़ता है। डाकू के हाथ में हाथ मारकर वह उसकी तलवार गिरा देता है। डाकू जैसे ही तलवार उठाता है, तलवार आगे सरक जाती है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है।
वह फिर कोशिश करता है लेकिन तलवार उसके हाथ नहीं आती। वह थक कर एक जगह बैठ जाता है कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ता है। वह वहीं बेहोश हो जाता है। राजकुमार विक्रम को उसे इस तरह परेशान करने में बहुत मज़ा आने लगता है। वह दूसरी तरफ देखता है तो चंदन को दो डाकुओं ने घेर रखा था। चंदन हाथ में तलवार लिए हुए उनका सामना कर रहा था। इतने में राजकुमार विक्रम एक डाकू की तलवार को पीछे से पकड़ लेता है। डाकू तलवार चलाने की कोशिश करता है लेकिन वह तलवार को चला नहीं पाता। घबरा कर वह तलवार को छोड़ देता है। डाकू देखते हैं कि तलवार हवा में उड़ रही है। इसके बाद तो कभी किसी डाकू को थप्पड़ पड़ जाता है और किसी को लात पड़ती है। डाकू को समझ नहीं आता कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। वे सब राजकुमार विक्रम को भूत समझकर भाग खड़े हुए। डाकुओं के जाने के बाद राजकुमार विक्रम ने अपनी पहनी हुई अंगूठी उतार दी। अब वे वापस सबको दिखाई देने लगता है। चंदन खुश होकर कहता है, मित्र विक्रम, आज इस अंगूठी ने हमारी जान बचा ली। परी ने तो ये बड़े काम की चीज़ दे दी। गांव वाले लड़के ने भी अपनी सहमति जताई। अब तीनों आगे बढ़ चले। आगे चलने पर उनको एक झरना दिखाई दिया जिसके चारों ओर हरियाली थी। बीच बीच में झरने का पानी बह रहा था। बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए थे। जंगली फूल खिले हुए थे। बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था। यह देखकर उन तीनों का दिल खुश हो गया। राजकुमार विक्रम ने कहा, मित्रों, देखो कितना सुंदर दृश्य है। चलो कुछ देर रुककर यहाँ पर आराम कर लिया जाए। लेकिन उससे पहले चलिए स्नान कर लिया जाए। उन डाकुओं से लड़कर पसीने से शरीर तरबतर हो गया है। चंदन ने भी राजकुमार विक्रम की बात में अपनी सहमति जताई। लेकिन गांव वाला लड़का बोला, आप लोग नहा लीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए फल लेकर आता हूँ। लड़के की बात सुनकर चंदन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला, अरे दोस्त, हमारे साथ स्नान करने में क्या परेशानी है? स्नान करने से थकावट दूर हो जाएगी। आओ चलो। ऐसा कहकर चंदन उस लड़के को पानी में खींचने लगा। लड़का घबरा कर अपना हाथ छुड़ाकर दूर भाग गया और बोला, आप लोग नहाइए। राजकुमार विक्रम ने कहा, रहने दो चंदन, यदि उसका नहाने का मन नहीं है तो तुम बेचारे को परेशान क्यों कर रहे हो? चंदन हंसते हंसते झरने के नीचे चला गया। दोनों मित्र झरने में स्नान का आनंद लेने लगे। थोड़ी देर में ही वह लड़का उनके लिए कुछ जंगली फल लेकर आया। अचानक उस लड़के ने देखा कि एक पानी वाला सांप उन दोनों की ओर बढ़ रहा है। राजकुमार विक्रम तो थोड़ी दूरी पर तैर रहे थे, लेकिन वह सांप चंदन के बहुत पास में आ चुका था। लड़के ने आप देखा ना ताव, बिना समय गवाए वह तुरंत पानी में कूद गया और उस सांप को उठाकर उनसे दूर पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। अचानक हुई इस घटना से चंदन चौंक गया। उसने लड़के की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चंदन का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। चंदन की आंखें फटी रह गई। वह हैरानी से उस लड़के को देख रहा था जो कि अब लड़की में बदल चुका था। उसके लंबे लंबे काले बाल पानी में तैर रहे थे। गोरे चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी। चंदन हकलाते हुए बोला, अरे अरे, तुम तो लड़के थे। लड़की के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान तैर गई और वह बोली, हाँ, मैं एक लड़की हूँ और मैं लड़का बनकर गांव में रह रही थी। इतने में राजकुमार विक्रम भी वहां आ गए। वह भी उस लड़की को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमार बोला, पर तुम्हें लड़का बनकर रहने की क्या ज़रूरत पड़ गई? लड़की पानी से बाहर निकलकर एक पत्थर पर बैठते हुए बोली, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। क्या आप सुनोगे और मेरी मदद करोगे? उन दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों भी वहीं उसके पास पत्थर पर बैठ गए। अब लड़की ने अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। लड़की बोली, दरअसल हम नंदनपुर रहते थे, जो कि फूलमती रानी के देश मालवगढ़ से कुछ ही दूरी पर था। मेरे बाबा वहाँ पर राज्य वैद्य थे।
दोनों राज्यों में अच्छी दोस्ती थी। मेरे बाबा दोनों राज्यों के बीमारों का इलाज करते और उनकी सेवा करते थे। पर मालवागढ़ का मंत्री बहुत बेईमान व्यक्ति था। वो मालवा राज्य पर राज करना चाहता था। मालवागढ़ के राजा का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी फूलमती थी। मालवागढ़ का मंत्री राजकुमार फूलवती से विवाह करके राज्य को हड़पना चाहता था। राजा के रहते उसका विवाह राजकुमारी फूलमती से नहीं हो पा रहा था। जब उसे कोई उपाय नहीं मिला तो उसने उस राज्य को हड़पने का दूसरा उपाय सोचा। उसने राजा के खाने में कोई जहरीली दवा मिला दी। वह दवा ज़्यादा जहरीली नहीं थी, इसीलिए उस जहरीली दवा से केवल राजा की तबीयत खराब हुई। राजा के सैनिक भागे भागे मेरे पिताजी के पास आए और उन्हें इनके बारे में बताया। मेरे पिताजी तुरंत उनके साथ चल दिए और उन्होंने राजा को दवा दी। राजा को उस दवा से थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर बाद राजा को फिर से दवा देनी थी, इसीलिए मेरे पिताजी वही राजमहल में रुक गए। राजा सो रहे थे। थोड़ी देर बाद उनको होश आ गया। पिताजी ने उनको दूसरी बार दवा पिला दी। कुछ ही देर में राजा तड़पने लगे और मर गए। मंत्री ने हल्ला मचा दिया कि वैद्य ने राजा को जहर दे दिया। पूरे राज्य में ये बात फैल गई। पिताजी को दोषी मानकर कारागार में डाल दिया गया। मेरे पिताजी ने अपनी बहुत सफाई दी, पर किसी ने भी उनकी एक ना सुनी। राजकुमारी फूलमती अपने पिता की मौत के गम में उदास हो गई। राजपाट से उनका जी उठ गया। उस दुष्ट मंत्री ने के मन की इच्छा पूरी हो गई और अब बहुत जल्दी उसने पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। इतना कहकर लड़की चुप हो गई। राजकुमार विक्रम ने सवाल किया, लेकिन तुम यहाँ इतनी दूर कैसे आई और लड़का बनकर क्यों रह रही हो? लड़की बोली, मजबूरी मजबूरी राजकुमार। मैं अपने पिता को छुड़ाने के लिए उस मंत्री के पास गई थी, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। राजकुमारी फूलमती भी मेरे पिता को ही दोषी मानती है। फिर मैं किसी तरह छुपकर पिताजी को छुड़ाने के लिए कारागार में पहुंची, लेकिन सैनिकों ने मुझे पहचान लिया। जब सैनिक मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो मैं वहां से जान बचाकर भाग निकली और बचते बचते यहाँ आ गई। मैं यहाँ पर ज़माने की बुरी नज़र से बचने के लिए लड़का बनकर रहने लगी। उसके बाद आप लोग मिले। आपसे बातें करके और आपके बारे में जानकर मुझे अपने पिताजी को छुड़ाने की उम्मीद पूरी होती नजर आई। इसीलिए मैं आपके साथ आ गई। क्या आप मेरी मदद करोगे? राजकुमार विक्रम उसकी पूरी कहानी सुनकर उदास हो गए और उसने कहा, आप चिंता मत करो, हम अवश्य ही आपके पिताजी को छुड़ाने में आपकी सहायता करेंगे। परंतु आपको ये कैसे पता चला कि आपके पिता को फंसाया गया है? लड़की बोली, जब मैं अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए कारागार में गई थी, तभी मेरे पिताजी ने मुझे ये बात बताई थी। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि मंत्री ने अपनी जीत की खुशी और राजगद्दी के घमंड में, मदिरा के नशे में ये बात मेरे पिताजी को कह दी थी। उसने खुद उस दिन की पूरी घटना मेरे पिताजी को बताई थी। वह जानता था कि अब मेरे पिताजी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद राजकुमार विक्रम बोले, चलो ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। जब वे लोग वहाँ से चलने लगे तो चंदन ने उस लड़की से कहा कि तुमने अभी तक हमें अपना नाम तो बताया नहीं। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सुमन है। चंदन बोला, सुमन? वाह, क्या नाम है, नाम से ही खुशबू आ रही है। ये कहकर वह हंसने लगा। सुमन और राजकुमार विक्रम ने एक साथ चंदन को घूर कर देखा तो चंदन घबरा गया और बोला, अरे ऐसे क्या घूर रहे हो? इसके बाद वह तीनों आगे के सफर पर आगे बढ़ गए। तीनों अपने घोड़े लेकर निकलते हैं। रास्ते में कई जंगल, पहाड़ और नदियों को पार करते हुए वे एक समुद्र के किनारे पहुंच गए। किनारे पर खड़े होकर वे तीनों समुद्र को निहार रहे थे। तभी सुमन बोली, राजकुमार, अब आगे का क्या विचार है? इस समुद्र को पार करके ही राजकुमारी फूलमती तक पहुंचा जा सकता है।
चंदन सोचते हुए बोला, तुम्हारी ये बात तो ठीक है, लेकिन हम इस समुद्र को पार कैसे करेंगे? राजकुमार विक्रम ने अपना सुझाव देते हुए कहा, हम इस समुद्र को नाव से पार करेंगे और हमको एक नाव बनानी होगी। इतना कहकर राजकुमार विक्रम चंदन की ओर देखने लगा। चंदन चौंकते हुए बोला, मुझे तो नाव बनानी नहीं आती, आप लोग ही बनाओ। सुमन मुस्कुराते हुए कहती है, चिंता मत करो, हम तुम्हें नाव बनाना सिखा ही देंगे। चंदन उसकी तरफ हसरत भरी नज़रों से देखकर कहता है, जी बिल्कुल, यदि आप सिखाएंगे तो हम नाव बनाना ज़रूर सीख जाएंगे। राजकुमार विक्रम चंदन को अजीब नज़रों से घूरता है। तभी चंदन आसपास के पेड़ों की ओर देखने लगता है। तीनों मिलकर पेड़ों की लकड़ी इकट्ठा करके एक नाव बनाते हैं। नाव बनाने के बाद उसमें सवार होकर समुद्र में उतर जाते हैं। 2 दिन तक नाव से सफ़र करने के बाद वे तट तक पहुंचते हैं। चंदन नाव को एक नारियल के पेड़ से बांध देता है। राजकुमार विक्रम सुमन से कहते हैं, तो ये बात राजकुमारी फूलमती का देश है। विक्रम की बात का उत्तर देते हुए सुमन कहती है, जी राजकुमार, परंतु ये तो राज्य का पिछला हिस्सा है। उस दुष्ट मंत्री ने राजकुमारी फूलमती को यहाँ नज़रबंद रखा हुआ है। चंदन अपना सिर खुजाता हुआ बोला, वह सब तो ठीक है, परंतु हम राजकुमारी तक कैसे पहुँचेंगे? सुमन चंदन को देखकर मुस्कुराती है। चंदन समझ जाता है और मन ही मन सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये जब भी मुस्कुराती है तो ये ज़रूर कोई ना कोई करामात करती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सुमन अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकालती है, जिसे सुनकर एक घुड़सवार तेजी से इन तीनों के पीछे आता है, जो दिखने में एक बूढ़ा व्यक्ति था। राजकुमार विक्रम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि यह कौन है। तभी सुमन उस आदमी को देखकर कहती है, चाचा जी आप कैसे हैं? घुड़सवार कहता है, बेटी मैं तो ठीक हूँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी जान को खतरा है। इसके बाद वह व्यक्ति राजकुमार विक्रम और चंदन की ओर देखते हुए कहता है, बेटी तुम्हारे साथ यह लोग कौन है? सुमन उन दोनों के बारे में बताते हुए कहती है, अरे चाचा जी, इतने सारे सवाल, वह भी एक साथ? मैं यहाँ इन दोनों की मदद से आई हूँ। वह राजकुमार विक्रम की ओर इशारा करके कहती है, चाचा जी ये है कुंतल देश के राजकुमार विक्रम और यह उनके मित्र हैं चंदन। राजकुमार विक्रम यहाँ राजकुमारी फूलमती से विवाह करने आए हैं। ये दोनों पिताजी को छुड़ाने में मेरी मदद भी करेंगे। घुड़सवार सोच में पड़ जाता है और बोलता है, बेटा बहुत अच्छा है, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? राजकुमार विक्रम कहता है, सबसे पहले हमें महल में प्रवेश करना होगा। आप महल के अंदर जाने में हमारी मदद कीजिए। घुड़सवार कहता है, इसका मेरे पास एक उपाय है। मंत्री कल यहाँ एक जलसा करने जा रहा है, आप लोग उस समय महल में प्रवेश कर लीजिएगा। राजकुमार विक्रम को उसकी बात ठीक लगती है। तभी वह घुड़सवार कहता है, आप लोग कुछ देर यहाँ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर घुड़सवार वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह घुड़सवार अपने साथ कुछ खाने का सामान और एक तंबू लेकर वहाँ पहुँचता है और उनसे कहता है, आप लोग भोजन करके यहीं पर आराम कीजिए, हम कल मिलते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं आसपास रहूँगा। यह कहकर वह फिर से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वे तीनों भोजन करके सो जाते हैं। सुबह होते ही वे लोग महल में जाने को तैयार होते हैं। सुमन एक बार फिर से अजीब सी आवाज़ निकालती है, जिससे सुनने के बाद कुछ ही देर में वह घुड़सवार वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पहुंचकर वह उन तीनों से पूछता है कि क्या आप लोग चलने को तैयार हैं? उनके हाँ करने पर वह उन्हें कुछ कपड़े देते हुए कहता है, देखिए आप लोग इन कपड़ों को पहन लीजिए। ये कपड़े जलसे में नाचने वालों के कपड़े हैं। इन कपड़ों को पहनकर आप लोग आसानी से अंदर आ सकते हो। तीनों उन कपड़ों को पहन लेते हैं। सुमन चमकदार कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। चंदन मुंह फाड़े उसे ही देखे जा रहा था। राजकुमार विक्रम ने जब ये देखा तो उसने चंदन का मुंह बंद करते हुए कहा, मित्र तुम्हारे इस प्रकार खुले हुए मुंह में कोई जीव घुस सकता है,
क्या बात है, उसको ऐसे क्यों निहार रहे हो? अब चंदन बोल ही पड़ा, मित्र, अब तुम तो राजकुमारी फूलमती से विवाह करके दूल्हा बन जाओगे। मैं भी सोच रहा हूँ कि लगे हाथ मैं भी ब्याह चालूं। राजकुमार विक्रम हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। पहले हम जाकर राजकुमारी फूलमती से मिल तो ले। उसके बाद तीनों वहां से चल पड़ते हैं और कुछ देर बाद एक बड़े से प्रवेश द्वार के सामने आकर रुक जाते हैं। प्रवेश द्वार पर तैनात सैनिक उनको देखकर कहते हैं, क्या तुम लोग नाचने गाने के लिए आए हो? तीनों बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला देते हैं। सैनिक कहता है, ठीक है, महल में चले जाओ। उसके बाद वे तीनों महल के अंदर चले जाते हैं। महल के अंदर जाकर वे देखते हैं कि अंदर चारों तरफ खूब सजावट की गई थी। पूरे राजमहल को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। तभी मंत्री, जो कि राजा बन चुका था, उसका राज दरबार में आगमन होता है। उसको देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। राजा राज सिंहासन पर बैठता है और सबको अपने सिंहासन पर बैठने का इशारा करता है। इसके कुछ देर बाद ही राजकुमारी फूलमती का प्रवेश होता है। गुलाबी लहंगा पहने हुए, सुंदर गौरवर्ण वाली, हिरनी जैसी आंखों वाली राजकुमारी फूलमती को देखते ही राजकुमार विक्रम का हाल बेहाल हो जाता है। वह तो एक टक राजकुमारी फूलमती को देखता रह जाता है। इतनी सुंदर सुकुमारी उसने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। तभी जब चंदन राजकुमार विक्रम की आंखों के सामने हाथ हिलाता है, तब राजकुमार विक्रम को होश आता है। राजकुमार विक्रम चंदन से कहता है, मित्र, क्या तुमने कभी इतनी सुंदर राजकुमारी देखी है? लोग सही कहते थे, वाकई में राजकुमारी फूलमती बिल्कुल फूलों जैसी है। चंदन भी अपनी सहमति जताता है। तभी सुमन वहाँ उनके पास पहुँचती है और उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने कोई योजना बनाई है या बिना योजना के ही यहाँ पर पहुँच गए हो? राजकुमार विक्रम उन दोनों को अपने करीब बुलाता है और उनके कान में कुछ कहता है। उसके बाद राजकुमार विक्रम अपनी योजना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि योजना के अनुसार रात को जलसा खत्म हो जाने पर सब लोग सो जाएंगे। तब वह राजकुमारी फूलमती के कक्ष में जाकर उसे पूरी बात बताएगा। सुमन उससे कहती है कि क्या तुम्हें यह इतना आसान लगता है, या महल में बहुत से सैनिक पूरी रात पहरा देते हैं? तुम्हारे लिए ये कर पाना असंभव है। कुमारी फूलमती तो तुम्हें जानती भी नहीं और तुम इसके लिए एक अनजान व्यक्ति हो। वह तुमसे बात क्यों करेगी या तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? इसीलिए अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। हम फिर से सही प्रकार से योजना बनाकर यहाँ पर आते हैं। लेकिन राजकुमार विक्रम उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि आज हमें राजमहल में प्रवेश करने का अवसर मिला है। मैं इस अवसर को छोड़ नहीं सकता। मुझे आज कोशिश करनी है। जलसे में नाच गाने के बाद राजकुमार विक्रम सैनिकों की नज़र बचाकर कक्ष में छुप जाता है। रात गहरी होने लगती है। राजकुमार विक्रम राजकुमारी फूलमती के कक्ष का मुआयना करता है। राजकुमारी फूलमती का कक्ष बहुत बड़ा था। कक्ष के बीचों बीच एक गोलाकार पलंग पड़ा हुआ था, जिस पर रेशमी चादर बिछी हुई थी। बड़े बड़े मसंद पलंग पर पड़े हुए थे। एक कोने में आदम का शीशा लगा हुआ था। एक तरफ दीवार पर राजकुमारी फूलमती का बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ था। राजकुमार विक्रम को कक्ष बहुत पसंद आया। राजकुमार विक्रम राजकुमारी फूलमती के चित्र को निहार रहा था। तभी बाहर से कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ आई। लोगों के हंसने की आवाज़ सुनकर राजकुमार विक्रम एक पर्दे के पीछे छिप गया और देखने लगा राजकुमारी फूलमती अपनी दासियों सहित कक्ष में प्रवेश कर चुकी है। दासियां राजकुमारी फूलमती के आभूषण उतार रही थी। राजकुमारी फूलमती बिना आभूषणों के भी बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमार विक्रम एकटक उसे निहार रहे थे। दासियां राजकुमारी की भारी भरकम पोशाक उतारने लगी तो राजकुमार विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद कक्ष के दिए बुझा दिए गए। कुछ दिए जलते हुए छोड़ दिए गए ताकि वहां पर थोड़ा प्रकाश रह सके। दासियों के जाने के बाद राजकुमारी फूलमती सो गई।
राजकुमार विक्रम पर्दे के पीछे से निकलकर राजकुमारी के पलंग के पास खड़े हो गए। वे आराम से पलंग पर सो रही राजकुमारी फूलमती को लगातार देखे जा रहे थे। अचानक राजकुमारी फूलमती की आंख खुल गई। वह एक अजनबी को अपने सामने देखकर जोर से चिल्लाई। राजकुमार विक्रम ने घबराकर राजकुमारी फूलमती के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया और बोला, चुप राजकुमारी, आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, चिल्लाओ मत। लेकिन राजकुमारी फूलमती ने उसके हाथ पर काट लिया और फिर जोर से चिल्लाई। अब की बार राजकुमार ने अपनी कमर के पट्टे से कटार निकाली और राजकुमारी फूलमती का हाथ पकड़ लिया। राजकुमार विक्रम ने कहा, राजकुमारी, आप मेरी बात सुनो। राजकुमारी फूलमती गुस्से से बोली, कौन हो तुम और इस तरह से मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? राजकुमार विक्रम ने कहा, मैं कुंतल देश का राजकुमार विक्रम हूँ। मैं इतनी दूर से आपसे विवाह करने आया हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपके सिवा किसी से विवाह नहीं करूँगा। राजकुमारी फूलमती एकटक उसे देखे जा रही थी। उसको राजकुमार विक्रम की आंखों में सच्चाई नजर आई। वह शांत होकर पलंग पर बैठ गई और उसने राजकुमार विक्रम को भी बैठने के लिए कहा। विक्रम ने सारी बात राजकुमारी फूलमती को बताई। उसने ये भी बताया कि राजा की हत्या राजवैद्य ने नहीं बल्कि उनके मंत्री ने की है। इतना सुनकर राजकुमारी फूलमती बोली, संदेह तो मुझे पहले से ही था। पिताजी महाराज ठीक लग रहे थे और राजवैद्य तो शुरू से ही हमारे यहाँ राजमहल में आ रहे हैं। तभी वे मंत्री मुझसे विवाह करना चाहता है, पर मैं उस कमीने और अधेड़ उम्र के आदमी से विवाह नहीं कर सकती। राजकुमार विक्रम ने राजकुमारी फूलमती से कहा, राजकुमारी, चलो उस मंत्री को मृत्युदंड देकर राज्यवैद्य को छुड़ाते हैं। राजकुमार विक्रम की बात सुनकर राजकुमारी फूलमती कुछ उदास होकर बोली, यह इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है, क्योंकि राज्य के सारे सैनिक उनके साथ हैं। राजकुमार, ऐसे में हम उन लोगों को यकीन कैसे दिलाएंगे कि मंत्री ने ही वैद्य की हत्या की थी? कुछ भी करने से पहले हमें बहुत सोच समझकर योजना बनानी पड़ेगी। कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने एक योजना बनाई। दूसरे दिन राजकुमारी फूलमती ने अपने पिताजी के कुछ भरोसेमंद लोग, जो कि बड़े ओहदों पर थे, उन सबको अपने साथ मिला लिया। राजकुमारी फूलमती ने उन सभी लोगों से अकेले में बात करके उन्हें अपनी मन की शंका के बारे में बताया। इसके बाद अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए उसने उन सभी को अपने कक्ष में छुपा लिया। ये सब करने के बाद उसने अपनी दासियों से मंत्री को बुलाकर लाने के लिए कहा। आज से पहले राजकुमारी फूलमती कभी भी मंत्री से सही ढंग से बात नहीं करती थी, लेकिन अचानक इस प्रकार बुलावा आने से वह बहुत खुश हो गया। राजकुमारी का बुलावा सुनकर मंत्री दौड़ा चला आया। राजकुमारी फूलमती ने उसको अपनी अदाओं से रिझा लिया और खूब मदिरा पिलाई। अब राजकुमारी फूलमती को लगा कि उसे मदिरा का बहुत नशा हो चुका है, तो राजकुमारी ने उससे पिछली बातें करनी शुरू कर दी और बातों बातों में उसने सारे रहस्य को उगल दिया। मंत्री के मुंह से सच्चाई जानकर राजकुमारी फूलमती के कक्ष में छिपे सैनिक और राजा के वफादार सभी लोग निकलकर सामने आ गए। उन्होंने मंत्री को पकड़ लिया और राजदरबार लगाकर मंत्री को मृत्युदंड दे दिया गया और इसके बाद राज्य वैद्य को भी रिहा कर दिया गया। अपने जीवन की एक सच्चाई को जानकर और मंत्री को सजा देने के बाद राजकुमारी फूलमती बहुत खुश थी। इसके बाद उसने राजकुमार विक्रम से उसके बारे में विस्तार से जानकारी ली और खुशी खुशी उसके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजकुमार विक्रम के मित्र चंदन ने भी सुमन से अपने विवाह के लिए राजकुमारी से मदद मांगी और राजकुमारी फूलमती द्वारा सुमन के पिता से बात करने पर सुमन के पिता ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। राजमहल में राजकुमार विक्रम और राजकुमारी फूलमती तथा चंदन और सुमन का विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन वहां रहने के बाद राजकुमार विक्रम ने अपने देश लौटने की इच्छा जताई। सभी लोगों ने भारी मन से चारों को विदा किया और वे चारों अपने देश की ओर चल पड़े। कुछ दिन सफ़र करने के बाद वे सभी अपने देश में पहुंच गए।
जब राजकुमार विक्रम अपनी पत्नी फूलमती रानी को लेकर राजमहल में पहुंचा तो राज्यवासियों और उसके भाई और भाभियों ने दोनों का भव्य स्वागत किया। राजा और रानी भी अपनी सबसे छोटी बहू के आने से बहुत खुश थे। दूसरी ओर चंदन और उसकी पत्नी का भी अच्छे से स्वागत किया गया। राज्य में जलसा किया गया। अंश इन सभी के बीच राजकुमार विक्रम ने महसूस किया कि 5वें और 6ठे नंबर की रानी खुश नहीं थी और बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई थी। राजकुमार विक्रम उनकी तरफ आया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्यारी भाभी, आप कैसी हो और आपको आपकी देवरानी कैसी लगी? दोनों ने चिढ़कर मुंह बना लिया। राजकुमार विक्रम आगे बोलता, भाभी देख लीजिए, ये राजकुमारी फूलमती ही है जिसको लाने के लिए आपने मुझे कहा था। राजकुमार विक्रम के ये शब्द सुनकर दोनों पैर पटकती हुई वहां से चली गई। तभी वहां पर बड़ी भाभी आई और खुश होते हुए राजकुमार विक्रम से बोली, वाह देवर जी, आपने तो दिल खुश कर दिया। जो असंभव था उसे संभव करके दिखा दिया। राजकुमार विक्रम बोला, भाभी ये सब तो आपका आशीर्वाद है। राजकुमार विक्रम और रानी फूलमती राजी खुशी रहने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन उनकी यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। उनके राज्य में ही कुछ ही दूरी पर काली पहाड़ियाँ थीं। वहाँ बहुत कम लोग आते जाते थे, जिसकी वजह से सभी लोग इन पहाड़ियों और इनके रहस्यों से अनजान थे। इन्हीं काली पहाड़ियों में एक गुफा थी जो कि बाहर से संकरी थी, लेकिन अंदर से बहुत बड़ी थी। पतले से रास्ते से निकलकर गुफा के अंदर पहुंचने पर सबसे पहले सामने एक तालाब था जिसमें बहुत से कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब के चारों ओर कई रंग बिरंगे फूल, छोटे छोटे पौधे और बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए थे। ये सब देखकर ऐसा लगता था जैसे ये बगिया किसी ने खुद लगाई है। बगिया के बीचों बीच पत्थर का एक संकरा रास्ता था जो कि एक बड़े से हॉल की तरफ जाता था। उसके अंदर प्रवेश करने के बाद सामने एक बड़ा सिंहासन था जो कि काले रंग की धातु का बना हुआ था। एक तरफ आराम करने के लिए एक बड़ा पलंग था। एक तरफ किसी देवता की डरा देने वाली मूर्ति थी जो कि देखने में काले जादू की लग रही थी। उस मूर्ति के सामने एक कुंड था जिसमें आग जल रही थी। इस कुंड के पास ही नींबू, मानव खोपड़ी आदि पड़े हुए थे। उस गुफा में एक तरफ एक सुंदर सोने का पिंजरा बना हुआ था जिसमें एक तोता था। ये गुफा थी झिलमिला जोगी की। जी हाँ, झिलमिला जोगी, जो कि एक बड़ा और ताकतवर जादूगर था। वह काला जादू करने में माहिर था, जिसके जादू का किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। झिलमिला जोगी, जिसके बारे में लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन किसी ने भी उसे आज तक देखा नहीं था। झिलमिला जोगी को अपने जादू पर बहुत घमंड था। इस जादू के कारण वे किसी से भी ना सुनने का आदी नहीं था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वे अपने जादू से उन्हें कुछ भी बना देता था। उसके पास एक जादुई कांच का गोला था जिसमें वह दुनिया जहान में घट रही किसी भी घटना को देख सकता था। एक बार वह अपनी गुफा में टहल रहा था। टहलते टहलते अचानक वह रुका और उस जादुई गोले में देखकर बोला, ऐ मेरे जादुई गोले, बता आज दुनिया में क्या नया हुआ। जादुई गोले में उसे अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें दिखाई देनी शुरू हो जाती। अचानक एक तस्वीर में उसे राजकुमार विक्रम और रानी फूलमती अपने राजमहल के बाग में घूमते हुए दिखाई देते हैं। झिलमिला जोगी की निगाह रानी फूलमती पर रुक जाती है। वह उसे देखते ही दीवाना हो जाता है। रानी फूलमती को देखकर झिलमिला जोगी आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतनी सुंदर औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आज तक ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? इस सुंदरी को तो मेरे पास होना चाहिए। उसने उस जादुई गोले से पूछा, ए जादुई गोले, मुझे ये बता कि ये सुंदर औरत कौन है और ये कहाँ पर है? जादुई गोले से आवाज आई, ए मेरे आका, ये सुंदर औरत कुंतल देश के सबसे छोटे राजकुमार विक्रम की पत्नी रानी फूलमती है। इसका विवाह कुछ ही दिन पहले हुआ है। जादुई गोले की ये बात सुनकर वे जादूगर हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद वह बोला, यह राजकुमार विक्रम की पत्नी रानी फूलमती अब मेरी रानी बनेगी।
इतना बोलकर झिलमिला जोगी रानी फूलमती को लाने के लिए कुंतल देश की ओर निकल पड़ा। झिलमिला जोगी अपने जादू से उड़ते हुए कुंतल देश में पहुंच गया। उसने आकाश में ही खड़े होकर अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे नज़दीक ही एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। वह समझ गया कि यही राजा का महल है और वह रानी फूलमती भी उसे इसी महल में मिलेगी। वह उड़ता हुआ महल की खिड़कियों के पास आया और उसमें से झांकने लगा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अपनी इच्छा का कोई हल ना पाकर उसने महल के अंदर जाने का निश्चय किया। उसने एक साधु का रूप धरा और महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। महल के मुख्य द्वार पर द्वारपाल को देखकर वह बोला, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। एक साधु को अपने सामने देखकर द्वारपाल बोला, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? आपको किससे मिलना है? साधु के रूप में जादूगर बोला, बच्चा, हम बहुत पहुँचे हुए जोगी हैं और हम बहुत दूर से आए हैं। हम तो भिक्षा चाहते हैं। देखो, हम पहले तुम्हें कुछ दिखाते हैं। इतना कहकर जोगी उसे कुछ जादू दिखाता है। वह अपने जादू से द्वारपाल के हाथ में पकड़े हुए भाले को एक केले में बदल देता है। यह देखकर द्वारपाल हैरान रह जाता है। वह दौड़ा दौड़ा महल के अंदर जाता है। इस समय महाराजा, महारानी और राजकुमार विक्रम दूसरे राज्य के राजा के यहाँ विवाह में गए हुए थे। बाकी 6 राजकुमार शिकार पर गए हुए। महल में 7 रानियां ही थी। द्वारपाल महल में आकर बड़ी रानी से बोला, रानी जी, महल के द्वार पर एक बहुत ही चमत्कारी बाबा आए हैं, आपसे भिक्षा मांगना चाहते हैं। बड़ी रानी बाबा को महल में बुलाने की आज्ञा देती है। जोगी द्वारपाल के साथ अंदर आता है। बड़ी रानी उसको नमस्कार करती है। बड़ी रानी को देखते ही जोगी भूला, भिक्षाम देहि। रानी बोली, जोगी जी महाराज, आपको भिक्षा अवश्य मिलेगी, परंतु हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए। साधु बना जादूगर ऐसा ही अवसर चाहता था। वह खुश होते हुए बोला, अवश्य रानी जी, आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को यहाँ पर बुला लीजिए। सबसे बड़ी रानी ने वहाँ उपस्थित दासी को इशारा किया। दासी अंदर चली गई और थोड़ी देर में सभी रानियां वहाँ पर आ गई। झिलमिला जोगी सभी रानियों को घूरकर देखने लगा। सभी रानियां एक से बढ़कर एक सुंदर थी। अंत में उसकी दृष्टि रानी फूलमती पर पड़ी। रानी फूलमती को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपने मन की मुराद मिल गई हो। वह उसे देखता ही रह गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि इतनी सुंदर नारी, बस इसे तो मेरा होना ही चाहिए। इतने समय में उस जोगी को देने के लिए भिक्षा का सामान भी आ चुका था। तभी बड़ी रानी ने बोलकर उस जोगी का ध्यान भंग किया। बड़ी रानी ने कहा, भिक्षा लीजिए महाराज। जोगी बोला, नहीं रानी, हम आपसे भिक्षा नहीं लेंगे, ये भिक्षा हमें कोई और दे। जोगी की ये बात सुनकर दूसरे नंबर की रानी ने भिक्षा देनी चाही, परंतु जोगी ने उससे भी भिक्षा लेने से स्वीकार नहीं किया। इस तरह बारी बारी 6 रानियों ने जोगी को भिक्षा देने की कोशिश की, परंतु जोगी ने किसी भी रानी से भिक्षा नहीं ली। अंत में रानी फूलमती भिक्षा देने के लिए आगे आई। जोगी उसके पास आया। जैसे ही रानी फूलमती ने भिक्षा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, झिलमिला जोगी ने मन ही मन एक मंत्र बुदबुदाया और एकदम से पूरे कक्ष में धुआं भर गया। पूरे कक्ष में धुआं छा गया था, इसीलिए किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद धुआं छट गया। सबने देखा वह जोगी खूब जोर जोर से हंस रहा था और सबसे बड़ी रानी बोली, तुम कौन हो और हमारे साथ ये छल क्यों कर रहे हो? जोगी हवा में उड़ रहा था और हंस रहा था। फिर अचानक वह अपने असली रूप में आ गया और बोला, अरे क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते? वहाँ पर कोई भी उसे पहचानता नहीं था। इसलिए बड़ी रानी बोली, नहीं, हम नहीं जानते, तुम कौन हो? जोगी हंसते हुए बोला, मेरा नाम झिलमिला जोगी है और मैं एक जादूगर हूँ। मैं रानी फूलमती की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था, इसीलिए मैं रानी फूलमती को लेने यहाँ आया हूँ। उसकी ये बात सुनते ही सबकी नज़रें रानी फूलमती को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन रानी फूलमती उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी।
तीसरे नंबर की रानी ने कहा, रानी फूलमती कहाँ गई? वे यहाँ कक्ष में नहीं है। जोगी अट्टहास करते हुए और उनको एक बोतल दिखाते हुए बोला, अब रानी फूलमती मेरे पास इस बोतल में है। सबने देखा कि उसने रानी फूलमती को एक गुड़िया बनाकर बोतल में कैद कर लिया था। जोगी हवा में उड़ते हुए बोला, अब ये मेरी रानी बनेगी। ऐसा कहकर वे हवा में उड़ते हुए खिड़की से बाहर निकल गया। 6 की 6 रानियां सिर पकड़कर बैठ गई। बहुत जल्दी ये खबर चारों ओर फैल गई और वहां पर अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर बाद उनके पति 6 राजकुमार जो कि शिकार पर गए थे, महल में वापस आ गए। जब वे महल में पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर वह चकित रह गए। महल में मातम का सा माहौल था। सभी रानियां सिर झुकाकर बहुत दुखी बैठी हुई थी। महल में आते ही सबसे बड़े जादूगर ने पूछा, ये महल में इतना सन्नाटा क्यों है और आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो? बड़े राजकुमार की बात सुनकर सभी रानियां अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई और उनकी रुलाई फूट गई। उन लोगों ने सारा हाल कह सुनाया। राजकुमारों को बहुत क्रोध आया। चौथे नंबर का राजकुमार बोला, मैं उस जादूगर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने हमारे घर की बहू का अपहरण किया है। इसकी सजा उस जादूगर को जरूर मिलेगी। सभी राजकुमारों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उनकी ये बातें सुनकर बड़ी रानी बोली, वह कोई मामूली आदमी नहीं है, वह एक जादूगर है। उसने अपने जादू से रानी फूलमती को एक गुड़िया बना लिया है। आप लोगों का वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। दूसरे नंबर का राजकुमार बोला, यदि वे जादूगर है तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? हमारा भाई हमारे बारे में क्या सोचेगा कि हम उसके बड़े भाई होकर भी उसकी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए? सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये हमारी इज्जत का सवाल है। ये समय बातों का नहीं है। चलो, हमें रानी फूलमती को बचाना है। सभी 6 राजकुमार रानी फूलमती की तलाश में महल से निकल पड़े। सभी राजकुमारों ने रानी फूलमती की चारों तरफ बहुत तलाश की, पर उन्हें कोई सुराग ना मिला। चलते चलते सभी राजकुमार बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए वे एक पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए। सभी भाई अभी सुस्ता ही रहे थे कि तभी उन्हें एक तोते की मीठी आवाज़ सुनाई दी, जो कह रहा था, क्या कहती हो? इस दुष्ट की हरकतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सभी राजकुमारों ने आवाज़ की दिशा में देखा। एक तोता और एक तोती उस पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। तोता बोला, तोती कोई नया समाचार बता, क्या हाल चाल है? तोती बोली, अपने तो वही हड्डी वही खाल है। नया नया समाचार तो यही है कि झिलमिला जोगी रानी फूलमती को जबरन महल से उठा लाया है। उनकी बातें सुनकर सभी राजकुमार एक दूसरे को देखने लगे। उनको बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि ये दोनों पक्षी इंसानी भाषा कैसे बोल रहे हैं। सबसे बड़े राजकुमार ने उन दोनों पक्षियों को आवाज़ दी, सुनिए, इधर देखिए। तोते ने उनकी तरफ देखा और बोला, आप सब कौन हो और मुझसे क्या कहना चाहते हो? बड़े राजकुमार ने सारी बात उन दोनों को विस्तार से बताई। तोती बोली, हम उसी जादूगर की गुफा में रहते थे। हमारा एक और साथी था जिसको उसने कैद कर रखा है। यह इंसानी भाषा उसने ही हमें जादू से सिखाई थी। एक बार वे जादूगर हमारी बलि देना चाहता था। किसी तरह से हम तो बच निकले, लेकिन हमारा एक साथी वहाँ रह गया। फिर तोते ने कहा, वह बहुत ही दुष्ट और ताकतवर जादूगर है, उसे कोई नहीं हरा सकता। चौथा राजकुमार बोला, हम उसे हराएंगे और उसको उसकी गलती के लिए सज़ा भी देंगे। तुम लोग केवल उसका पता बता दो। तोते ने उन्हें जादूगर का पता बता दिया और सभी राजकुमार उसी दिशा में बढ़ चले। सभी राजकुमार तोते के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल पड़ते हैं। कठिन पहाड़ियों पर चढ़कर सभी राजकुमार काहली पहाड़ी की गुफा में पहुँचे। अंधेरी गुफा में काफ़ी चलने के बाद वह गुफा एक बहुत बड़े बगीचे में खुलती है। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। गुफा के एक कोने में एक झरना बह रहा था। पक्षी विहार कर रहे थे।
सभी राजकुमार इतना मनोरम दृश्य देखते ही रह गए। चौथे नंबर का राजकुमार बोला, अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, ऐसा लगता है जैसे इसे देवताओं ने बनाया है। उसकी बात पर सहमति जताते हुए पांचवें राजकुमार ने कहा, भाई ये एक जादूगर का बाग है, सुंदर तो होगा ही, हमें यहाँ की सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़े राजकुमार ने गंभीर होते हुए कहा, हमें तो रानी फूलमती को उस जादूगर की कैद से छुड़ाना है, हमें अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। बगिया के बीचों बीच एक पक्का रास्ता दिखाई दे रहा था जो कि झिलमिला जोगी के हॉलनुमा कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही उधर जाने के लिए तीसरे नंबर के राजकुमार ने उस पर पैर जमाया, वह धड़ाम से नीचे गिर गया। बाकी राजकुमार उसे देखकर रुक गए और आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल रास्ता दिखने में पक्का लग रहा था, परंतु वहाँ पानी था जो कि जादू की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। छठे नंबर के राजकुमार ने परेशान होते हुए कहा, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? दूसरे नंबर के राजकुमार ने कहा, जादूगर ने अपनी माया से इस रास्ते को पत्थर की तरह दिखाया है, हम सभी पानी में तैर कर जाएंगे। सभी राजकुमार उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और रास्ते पर कदम रखते ही सभी पानी में गिर जाते हैं। सभी राजकुमार तैरना जानते थे। वह लोग तैरते हुए जादूगर के कमरे के दरवाजे तक पहुंचते हैं। इधर जादूगर ने रानी फूलमती को मक्खी बनाकर रखा हुआ था। इस समय जादूगर खुद अपने जादुई गोले में सभी राजकुमारों को अपने हॉलनुमा कमरे की ओर आते हुए देख रहा था। इससे पहले कि राजकुमार उसके पास पहुंचते, वह खुद ही उनके पास पहुंच गया। झिलमिला जोगी और 6 राजकुमार आमने सामने खड़े थे। उनको देखकर उसने जोर से अट्टहास किया और बोला, तो तुम लोग रानी फूलमती को लेने आए हो? सबसे बड़ा राजकुमार गुस्से से बोला, नीच जादूगर, रानी फूलमती को छोड़ दे, नहीं तो राजकुमार का वाक्य भी पूरा भी नहीं हुआ था कि झिलमिला जोगी बोल उठा, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? सुन राजकुमार, तुम्हारा पाला मुझसे यानी झिलमिला जोगी से पड़ा है। मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। झिलमिला जोगी बोला, यदि तुम लोग मेरी ताकत देखना चाहते हो तो ये देखो। ये इतना कहकर झिलमिला जोगी ने अपना एक हाथ हवा में लहराया और उसके साथ हाथ से एक रोशनी निकली जो कि सबसे पीछे खड़े राजकुमार पर पड़ी। पल भर में ही सबसे पीछे खड़ा राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल गया। बाकी राजकुमार ये देखकर सन्न रह गए। चौथे और पांचवें नंबर के राजकुमार जोगी की तरफ तलवार लेकर लपके, लेकिन झिलमिला जोगी ने अपने जादू से उन दोनों राजकुमारों को भी पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। पलक झपकते ही सभी राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल गए। इधर 6 राजकुमार पत्थर बन चुके थे। दूसरी ओर राजकुमार विक्रम अपने माता पिता के साथ अपने राज्य पहुंचे। राजकुमार विक्रम को अपने राज्य पहुंचते ही रानी फूलमती के अपहरण होने की खबर मिली। जब रानियों ने 6 राजकुमारों के रानी फूलमती की खोज में जाने की बात बताई तो राजकुमार विक्रम चिंतित हो गए। उसने रानी फूलमती और अपने भाइयों की खोज करने की ठान ली। जब राजकुमार विक्रम उनकी खोज में जाने लगे तो उसके दोस्त चंदन ने भी साथ चलने की जिद की। राजकुमार विक्रम ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं दोस्त, वहाँ बहुत खतरा है और इस समय यहाँ बाकी भाई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पिताजी महाराज के पास रुको। चंदन को उसकी बात माननी पड़ी। चंदन को वहाँ छोड़कर राजकुमार विक्रम झिलमिला जोगी के ठिकाने की तरफ निकल चला। चलते चलते ऊंचे नीचे पहाड़ और घाटियों को पार करने के बाद वह उसी जंगल में पहुंच जाता है जहाँ बाकी राजकुमार ठहरे थे। राजकुमार भी थककर थोड़ी देर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसको भी तोते का एक जोड़ा मिला। उस तोते के जोड़े ने राजकुमार विक्रम को झिलमिला जोगी की सारी कहानी बताई और उन्हें ये भी बताया कि उसके बड़े भाई भी रानी फूलमती की तलाश में इधर से ही निकले हैं। राजकुमार विक्रम ने उन दोनों पक्षियों से झिलमिला जोगी का पता पूछा और उसकी खोज में निकल गया। जल्दी वह झिलमिला जोगी के ठिकाने पर पहुंच गया। एक अंधेरी गुफा में बहुत देर चलने के बाद वह खुले आकाश के नीचे आ गया। उसी सुंदर बगीचे में चलते चलते वह एक पत्थर से टकरा गया। उसने नज़र उठाकर देखा तो एक घुड़सवार की मूर्ति थी। वह चौंक गया।
उसने चारों तरफ निगाह उठाई तो वहाँ ऐसी कई मूर्तियाँ थी। कोई घोड़े पर बैठा हुआ था, कोई तालाब में पानी पीता हुआ, कोई ज़मीन पर बैठा हुआ तो कोई तलवार लहराता हुआ। राजकुमार विक्रम को उन मूर्तियों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इतनी मूर्तियाँ यहाँ कैसे आई। वह उन मूर्तियों को गौर से देखता हुआ चल रहा था। अचानक उसकी निगाह एक मूर्ति पर पड़ी जो उसके सबसे बड़े भाई से मिल रही थी। उसने और गौर से देखा तो गले में पड़े शाही हार से उसे पता चल गया कि ये उसका बड़ा भाई है। तलाश करते हुए उसको बाकी भाई भी मिल गए, परंतु राजकुमार विक्रम ये देखकर दुखी हो गया कि उसके सभी भाई अब पत्थर की मूर्ति में बदल गए हैं। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाते हुए बोला, दुष्ट जादूगर, मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा जो मौत से भी बदतर होगी। वह उस हॉलनुमा कमरे की तरफ बढ़ा। तभी उसे लगा कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रहा, कहीं जोश में आकर उसका भी वही हाल ना हो जाए जो उसके भाइयों का हुआ है। यदि वह इस प्रकार जल्दबाजी में अंदर गया तो हो सकता है कि जादूगर उसे भी उसके भाइयों की तरह पत्थर की मूर्ति में बदल दे। इसीलिए उसे थोड़ा समझदारी और चतुराई से काम लेना होगा। थोड़ा सोचने पर उसको परी द्वारा दी गई अंगूठी की याद आई। उसने वह अंगूठी पहन ली और अंगूठी पहनते ही वह गायब हो गया। अब उसे कोई नहीं देख सकता था। राजकुमार विक्रम कमरे में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, परंतु उसको कहीं भी रानी फूलमती दिखाई नहीं दी। उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह हताश हो गया और सोचने लगा कि अब वह रानी फूलमती को कहाँ ढूंढे। उसने अपनी अंगूठी खोलकर जेब में रख ली, जिसके कारण अब कोई भी उसे देख सकता था। राजकुमार विक्रम वहीं पास पड़े एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा कि वह रानी फूलमती को कहाँ ढूंढे। तभी एक मक्खी उसके पास भिनभिना रही थी। राजकुमार विक्रम का ध्यान भंग होता है। वह उस मक्खी को हाथ से दूर कर देता है। वो मक्खी फिर सामने आकर भिनभिनाती है, जिससे राजकुमार परेशान हो जाता है। राजकुमार मक्खी से बचने के लिए वापस अदृश्य हो जाता है, जिससे उस मक्खी से उसका पीछा छूटता है। कुछ ही देर बाद उसको वहाँ किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और झिलमिला जोगी वहाँ आता है। झिलमिला जोगी चारों तरफ निगाह घुमाकर देखता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जब उसे वहाँ सब कुछ ठीक लगता है तो वह अपने बिस्तर पर बैठकर आराम फरमाते हुए मदिरा पीने लगता है। रात होने लगती है। राजकुमार विक्रम अदृश्य होकर उसकी हरकतें देख रहा था। नशे में चूर होने पर झिलमिला जोगी दीवार पर चिपकी हुई मक्खी पर मंत्र फूंकता है और पलक झपकते ही वह मक्खी रानी फूलमती बन जाती है। यह देख राजकुमार हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसीलिए ये मक्खी बार बार उसके पास आ रही थी। यह मक्खी नहीं, मेरी रानी फूलमती थी। वह दुखी हो उठता है। झिलमिला जोगी फूलमती से कहता है, हे सुंदरी, तुम मुझसे क्यों दूर हो? अब तो तुम यह भी जानती हो कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ। मुझसे विवाह कर लो। मुझसे विवाह करके तुम बहुत सुखी रहोगी। रानी फूलमती क्रोध में कहती है, दुष्ट जादूगर, मैं तुझसे कभी विवाह नहीं करूँगी। मेरे पति मुझे खोजते हुए यहाँ पर आते ही होंगे। देख लेना, वे तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। झिलमिला जोगी जोर जोर से हंसता है और कहता है, मूर्ख स्त्री, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम देख ही चुकी हो कि एक आम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उसको भाइयों को कैसा पत्थर का बना दिया है। अगर वह यहाँ आया तो मैं उसका भी वही हाल करूँगा। यह सुनकर रानी फूलमती रोने लगती है। झिलमिला जोगी फिर कहता है, 2 दिन बाद पूनम की रात है। मैंने तुम्हें सोचने के लिए 2 दिन दिए। उस रात मैं तुमसे विवाह करके ही रहूँगा, अन्यथा मैं तुम्हारी बलि दे दूँगा। बस अब तुम्हारा जीवन 2 दिन का है। और यह कहकर झिलमिला जोगी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही राजकुमार विक्रम अपनी अंगूठी उतारता है और रानी फूलमती के पास जाता है। रानी फूलमती ज़मीन पर पड़ी हुई रो रही थी। राजकुमार विक्रम उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, उठो राजकुमारी, देखो तुम्हारा विक्रम आया है। ऐसे बोल सुनकर रानी फूलमती मुंह उठाकर देखती है और खुशी के मारे चीख पड़ती है। राजकुमार विक्रम उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराता है। फूलमती हैरान होकर पूछती है, राजकुमार, आप यहाँ कैसे आए? मुझे यहाँ से ले चलिए। ये जादूगर बहुत दुष्ट है।
राजकुमार विक्रम राजकुमारी फूलमती को दिलासा देते हुए बोलते हैं, फूलमती घबराओ नहीं, मैं तुमको और अपने भाइयों को यहाँ से सकुशल लेकर जाऊँगा। इस झिलमिला जोगी को मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि ये याद रखेगा। तभी पास ही पड़े एक पिंजरे में से तोते की आवाज़ आती है, हाँ राजकुमार, तुम इस दुष्ट जादूगर को सज़ा ज़रूर देना। राजकुमार विक्रम उस तोते के पास पहुंचता है और उसे जादूगर के बारे में पूछताछ करता है। राजकुमार विक्रम से बातें करते करते तोता उदास हो जाता है और फिर कहता है, झिलमिला जोगी ने जादू से अपनी जान तोते में यानी मुझ में डाल दी है, इसीलिए उसे कोई नहीं मार सकता। राजकुमार विक्रम ने ठंडी आह भरते हुए कहा कि फिर अब उसे कैसे मारा जा सकता है। तोता कहता है कि उसको मारने का एक ही तरीका है, यदि तुम मुझे मार दोगे तो उसके भी प्राण निकल जाएंगे। राजकुमार बोला, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इससे तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी। राजकुमार विक्रम ने तोते से पूछा, क्या उसे मारने का कोई दूसरा उपाय नहीं है? तोता बोला, नहीं राजकुमार, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। राजकुमार, तुम एक काम करना, जब पूर्णमासी का पूरा चांद निकलेगा तब आप मेरी गर्दन मरोड़ देना, जादूगर के प्राण निकल जाएंगे। जब वह मर जाए तो उसके बाद आप जादुई जल लेकर मेरे मुंह में डाल देना, उस जादुई जल के कारण मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। इतना सुनते ही राजकुमार खुश हो गया और उस तोते से बोला, अब जोगी की मौत तो निश्चित है, मैं उसे मार कर ही रहूंगा। अब तो मुझे एक और बात बताओ, मेरे भाई जी ने जादूगर ने पत्थर की मूर्ति बना दिया है, वह कैसे ठीक होंगे? तो तब बोला, राजकुमार, जब जादूगर मर जाएगा तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और आपके भाई फिर से जिंदा हो जाएंगे। राजकुमार विक्रम और तोते की बात सुनकर राजकुमारी फूलमती बोली, अब हमें उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजकुमार विक्रम, आप जल्दी से गायब हो जाइए, झिलमिला जोगी आने वाला ही होगा। राजकुमार ने अंगूठी पहन ली और गायब हो गया। तोता भी अपने पिंजरे में चुपचाप बैठ गया। थोड़ी ही देर में झिलमिला जोगी नशे में आया और सो गया। अगले दिन पूर्णमासी थी। सुबह होते ही झिलमिला जोगी राजकुमारी फूलमती को मक्खी बनाकर जाने लगा और जाते हुए बोला कि तुमसे विवाह करके आज मैं और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। रात होने पर झिलमिला जोगी अपने जादू क्रिया की तैयारी करने लगा। एक तरफ मंडप था, मंडप के हवन कुंड में आग जल रही थी। झिलमिला जोगी ने राजकुमारी फूलमती को विवाह के लिए तैयार होने को कहा। राजकुमारी फूलमती तैयार हो गई। झिलमिला जोगी फूलमती को जबरदस्ती मंडप में बिठाने लगा। तभी जोगी को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसे चारों तरफ देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह चिल्लाकर बोला, कौन है? किसने मुझे मारा है? इतने में एक धक्के से झिलमिला जोगी की टोपी नीचे गिर गई। फिर उसे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने उसकी छाती पर लात मारी हो। झिलमिला जोगी जमीन पर गिर गया। वह चारों ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे ये सब क्या हो रहा है। वह देखकर रानी फूलमती हंसने लगी। वह समझ गई थी कि ये सब राजकुमार विक्रम कर रहे हैं। रानी फूलमती को हंसता देखकर झिलमिला जोगी बौखला उठा। उसने अपने जादुई गोले में देखा तो उसको सब समझ में आ गया कि यहाँ पर रानी फूलमती के अलावा राजकुमार विक्रम भी है। अब वह चौकन्ना हो गया। उसने राजकुमार विक्रम को ललकारा और बोला, राजकुमार, तुम इस प्रकार छुप छुप कर वार क्यों कर रहे हो? क्या मुझसे डर लगता है? अगर है हिम्मत तो सामने आओ। झिलमिला जोगी की ललकार सुनकर राजकुमार विक्रम अंगूठी उतारकर सामने आ गया और बोला, हाँ दुष्ट, बोल, मैं यहाँ हूँ। झिलमिला जोगी बोला, अच्छा तो तुम हो राजकुमार विक्रम। जोगी साहस दिखाते हुए बोला, विक्रम, तुम अपनी पत्नी को यहाँ से छुड़ाने आए हो? क्या तुझे मौत का डर नहीं लगता है? इस प्रकार बातें करते करते झिलमिला जोगी ने राजकुमार विक्रम पर नजर डाली तो देखा अंगूठी उसके हाथ में ही है। वह समझ चुका था कि राजकुमार विक्रम के पास इस अंगूठी के सिवाय और कुछ भी जादुई नहीं है। अगर इससे ये अंगूठी ले ली जाए तो ये मेरे लिए एक आम इंसान है। उससे देर ना करते हुए राजकुमार को धक्का दिया। अचानक धक्का लगने के कारण राजकुमार अपने आप को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया।
नीचे गिरते ही जैसे ही राजकुमार के हाथ से अंगूठी छूटकर नीचे गिरी, जादूगर ने फुर्ती से उसे उठा लिया। अब जादूगर को अपनी जीत पक्की दिखाई देने लगी। वह हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, राजकुमार, इस अंगूठी की वजह से इतना उछल रहे थे, अब ये अंगूठी हमारी हुई। इतना कहकर जादूगर अपने हाथ को हवा में घुमाता है और एक बिजली सी चमकती है और राजकुमार विक्रम पर गिरती है। उसके बाद राजकुमार विक्रम अपनी जगह पर जड़ हो जाता है। राजकुमार विक्रम अब देख और समझ तो सकता है परंतु कुछ कर नहीं सकता। झिलमिला जोगी उसके सामने से रानी फूलमती को ले जाने लगता है परंतु वे वहां से नहीं जाती, तो झिलमिला जोगी उसे घसीटते हुए ले जाता है। रानी फूलमती राजकुमार विक्रम को आवाज़ लगाती है कि राजकुमार बचाओ। झिलमिला जोगी उसे ज़बरदस्ती मंडप में बिठाकर अपनी जादुई क्रिया करने लगता है। फूलमती देखती है कि झिलमिला जोगी की आंखें बंद किए कुछ मंत्र बुदबुदा रहा है। वो उसके कमरबंद से अंगूठी निकाल लेती है। झिलमिला जोगी अभी अपने मंत्र बुदबुदा रहा है। वह चुपके से उसकी छड़ी भी उठाती है और जोगी को धक्का देकर वहां से भागती है। हड़बड़ी में उसका पैर उसके कपड़ों में अटक जाता है और वो गिर पड़ती है। उसके गिरते ही झिलमिला जोगी उसके पैर पकड़कर उसे खींचता है। रानी फूलमती अंगूठी राजकुमार की तरफ फेंकती है परंतु राजकुमार उसे उठा नहीं पाता। तभी पिंजरे में से तोता चीखता है, राजकुमारी, वह छड़ी तोड़ दो, जल्दी से छड़ी तोड़ दो। राजकुमारी फुर्ती से वह छड़ी तोड़ देती है। झिलमिला जोगी गुस्से से चीखने लगता है और फूलमती के बालों को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और वह बोलता है, मूर्ख राजकुमारी, तुमने ये क्या किया। छड़ी टूटते ही झिलमिला जोगी की आधी ताकत खत्म हो गई थी। छड़ी के टूटने से जादू टूट गया और राजकुमार विक्रम पहले जैसा हो गया। उसने फुर्ती से वह अंगूठी उठाई और पहन ली। अंगूठी पहनते ही वह फिर से गायब हो गया। उसने जोगी को मारना शुरू किया। राजकुमार विक्रम झिलमिला जोगी को इतना मार रहा था कि उसको अपने जादू को आजमाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इतने में पिंजरे में से तोता चिल्लाया, राजकुमार, वो घड़ी आ गई, जल्दी करो, जल्दी करो। तोते के याद दिलाने पर राजकुमार विक्रम जल्दी से पिंजरे के पास पहुंचता है और तोते को निकालकर उसकी गर्दन दबोच देता है। तोते की गर्दन दबाते ही झिलमिला जोगी बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके प्राण शरीर से निकल जाते हैं। इसके साथ ही वह तोता भी मर जाता है। राजकुमार विक्रम को उस तोते द्वारा बताए गए जादुई जल की याद आती है, तो वह जादुई जल उठाकर उस तोते के मुंह में डाल देता है। अगले ही पल वह तोता जीवित हो जाता है। राजकुमार को धन्यवाद करता हुआ वो तोता कहता है, शुक्रिया राजकुमार, आखिर आपने मुझे झिलमिला जोगी से मुक्त करा ही दिया। राजकुमार अपने साथ बहुत से लोगों को भी मुक्त कराता है। ऐसे कहते हैं कि वे तोता एक सुंदर नवयुवक में बदल जाता है। उसे देखकर राजा विक्रम हैरान हो गए। वह नवयुवक आगे आया और बोला, हैरान मत होइए, इस दुष्ट झिलमिला जोगी ने अपने जादू से मुझे, मेरे भाई और उसकी पत्नी को तोते के में बदल दिया था। हम सब तोता बनकर ही यहीं उड़ते फिरते थे। एक दिन इस दुष्ट झिलमिला जोगी ने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। मेरा भाई मेरी जान बचाने के लिए उड़कर भाग गया। उसे जो भी मिलता है वह झिलमिला जोगी की सारी कहानी बताकर मदद की अपील करता है, पर कोई भी झिलमिला जोगी को मार नहीं पाया। राजकुमार विक्रम, आज तुमने ये कर दिखाया, तुम बहुत बहादुर हो। राजकुमार विक्रम बोला, नहीं दोस्त, यह तो मेरा कर्तव्य था, चलो अब यहाँ से चले। राजकुमार विक्रम फूलमती का हाथ पकड़कर गुफा से बाहर आता है तो देखता है कि जहाँ पहले बगीचे में बहुत सारी मूर्ति थी, अब वहाँ नवयुवक और नवयुवतियाँ खड़े हैं। सभी सिर झुकाकर राजकुमार विक्रम को धन्यवाद करते हैं। वे सब झिलमिला जोगी के जादू से मूर्तियाँ बन गए थे। अब वे सभी झिलमिला जोगी के जादू से आज़ाद हो चुके थे। राजकुमार विक्रम की निगाह तो चारों ओर अपने भाइयों को ढूंढ रही थी। तभी सामने से सभी राजकुमार भीड़ को चीरते हुए राजकुमार विक्रम के पास आते हैं। उनको देखते ही राजकुमार विक्रम अपने भाइयों के गले लग जाता है।
सबसे बड़ा राजकुमार कहता है, शाबाश विक्रम, तुमने कर दिखाया, वाकई में ही तुम हम सबसे बहादुर हो। तीसरा राजकुमार विक्रम को गले लगाते हुए कहता है, मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम सबको बचा लिया। राजकुमार विक्रम अपने भाई को उस नवयुवक की ओर इशारा करते हुए कहता है, जो पहले तोता था, नहीं भैया, ये सब तो इन लोगों की वजह से संभव हुआ है। राजकुमार विक्रम अपने भाइयों से कहता है, भैया चलिए घर चलते हैं। सभी खुश होते हुए अपने घर जाने लगे। तोते से इंसान बने नवयुवक और उसके भाइयों ने भी राजकुमार विक्रम को धन्यवाद दिया। उसके बाद सातों राजकुमार फूलमती को लेकर वापस अपने नगर लौट आए। चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया था। इसके बाद सभी लोग वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।